नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे देश में रहकर देश की जड़ों को खोदने वालों की, अपने फायदे के लिए देश की अस्मिता और संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों की, संविधान की रक्षा करने के नाम पर देश के भीतर देशद्रोहियों की फौज तैयार करने वालों की, स्वतंत्र मीडिया के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने वालों की, जिसके बारे में विकीलीक्स ने भी खुलासा किया है। और संसद में जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया है और सबूत के साथ विकिपीडिया ने बताया है कि कैसे यूएसएडी के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों को लाखों डॉलर की मदद दी जा रही थी, जिसे ट्रंप की रिपब्लिकन सरकार ने बंद कर दिया है। यूएसएड अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसों को दूसरे देशों में अपने एजेंडा चलाने वालों के लिए बेतहाशा खर्च कर रहा था। अमेरिका की पिछली डेमोक्रेट सरकार ने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर यूएसएड के जरिए अपने डीप स्टेट के एजेंडे को बढ़ाने के लिए अमेरिका सहित भारत में वामपंथी मीडिया और प्रशांत भूषण जैसे लोगों को फंड किया। प्रशांत भूषण के संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, जो घोषित तौर पे तो अन्याय के खिलाफ और उस पर चिंतन करने के लिए स्थापित की गई थी, लेकिन इसका असल काम वामपंथी इकोसिस्टम को मजबूत करना और उसे आगे बढ़ाना है, वह भी यूएसएड से वित्त पोषित। विकीलीक्स के मुताबिक यूएसएड ने भारत में इंटरन्यूज को 4106 करोड़ रुपए दिए हैं। यह इंस्टीट्यूट भारत में डेड लीड्स के तहत चलने वाले फैक्टशाला के जरिए भारत में फैक्ट चेक कर मीडिया लिटरेसी के नाम पर सूचनाओं को सेंसर करता है। फैक्टशाला का संबंध शेखर गुप्ता के द प्रिंट और ऋतु कपूर के द क्विंट से है। इतना ही नहीं, यूएसएड अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स और पॉलिटिको के जरिए राजनीति को प्रभावित तो करता ही है, यह भारत में प्रमुख वामपंथी मीडिया संस्थानों को भी फंडिंग करता है, जो भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देते हैं। यह भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन एसजेएफ के खालिस्तान मूवमेंट को भी फंड करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जनसंहार करने वाले इस्लामिक आतंकी संगठनों को भी फंड करने में इसका नाम सामने आया है और भारत में राष्ट्रद्रोह के जुर्म में जेल में बंद उमर खालिद जैसों को भी वित्तीय मदद करने में यूएसएड का नाम सामने आया है। यह मदद जो है कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि 2008 से लगातार किया जा रहा है, ताकि भारत में गजवाए हिंद के एजेंडे को बढ़ाया जा सके। यूएसएड की फंडिंग इस तरीके से डिजाइन की गई है ताकि पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा को भी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में पैसे की कमी कभी आड़े न आए। और इसी यूएसएड का संबंध राजीव गांधी फाउंडेशन से भी है, जो सामने आया है इस जांच में विकीलीक्स के खुलासे में। साथ ही ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के संगठन को भी यहीं से वित्तीय सहायता मिलने की बात भी विकीलीक्स ने सामने रखी है। भारत में मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले संगठनों और पत्रकारों को यहीं से पैसे मिलते थे। सीएए और एनआरसी आंदोलन को भी चलाने और घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की मुहिम को कमजोर करने के लिए भी पैसे यूएसएड से ही जा रहे थे। देश के खिलाफ देश के भीतर जितने भी आंदोलन हुए, उसे पैसे यहीं से भेजे गए और आंदोलन को राजनीतिक संरक्षण देश के भीतर कांग्रेस और वामपंथी सरकारों से मिलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी को फासिस्ट और डिक्टेटर साबित करने के सभी प्रयासों को भी यहीं से फंड मिलता रहा, यहीं से वो वित्त पोषित होते रहे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या यूएसएड भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध को फंड कर रहा है? क्या यूएसएड कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को फंड कर रहा है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के जनसंहार के लिए हथियार के पैसे भी यूएसएड ने मुहैया कराए? क्या मोदी विरोध का एजेंडा चलाने वाले विपक्ष को भी यूएसएड से पैसा मिलता है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और आपको इस रिपोर्ट में हम जो निशिकांत दुबे हैं उनकी बाइट को भी दिखाएंगे और संसद के भीतर कल उन्होंने जो मुद्दा उठाया था इसको लेकर के वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। भारत विरोधी ताकतों को फंडिंग देने वाले यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड की करतूतें लगातार सामने आ रही हैं। जिस भारत विरोधी यूएसएड के कांग्रेस पार्टी से संबंधों का जिक्र करते हुए लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कई सवाल खड़े किए थे कि यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को
5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? राहुल गांधी के अंकल सैम और राष्ट्रवाद विरोधी जॉर्ज सोरोस को यूएसएड से फंड आता था। इसका खुलासा पहले भी हो चुका है, लेकिन भारत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि ऐसे अनेकों वामपंथी पत्रकारों के नाम का भी खुलासा हुआ है जिनके संस्थानों को यूएसएड सीधा फायदा पहुंचा रहा था। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर वामपंथी एजेंडा चलाने वाले ये पत्रकार वास्तव में यूएसएड की फंडिंग से भारत विरोधी गुटों के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रहे थे। वहीं यूएसएड का एजेंडा अलग अलग मीडिया आउटलेट को पैसा देकर फैक्ट चेक के नाम पर सोशल मीडिया पर सेंसरशिप करना और सूचनाओं को नियंत्रित करना था, जिसने भारत में राष्ट्रवादी सरकार के तख्ता पलट के लिए एक खास मीडिया वर्ग को खड़ा करने में हजारों करोड़ खर्च कर दिए। यही नहीं, यूएसएड ने अमेरिकी करदाताओं के करोड़ों रुपए आतंकवादियों को पोसने वाले संगठनों को देने में और धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उड़ा दिए। यूएसएड ने अफगानिस्तान में बैठे तालिबान, पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा, फलाह इंसानियत और गाजा में बैठे हमास जैसे आतंकी संगठनों पर भी जमकर डॉलर्स उड़ाए, जो भारत में भी वामपंथी नेटवर्क को खड़ा करने और हिंदू विरोधी एजेंडों पर अपने डॉलर्स उड़ाता रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यूएसएड ने पॉलिटिको जैसे ढेरों भारत विरोधी सोच रखने वाले मीडिया आउटलेट्स को वित्त पोषित किया, जिसमें यूएसएड ने अपने एजेंडे के तहत अब तक $8 मिलियन से अधिक करदाताओं के डॉलर्स उड़ा दिए। Coming out here to the briefing room, I was made aware of the funding from USAID to media outlets, including Politico, who I know has a seat in this room. And I can confirm that the more than $8 million taxpayer dollars that have gone to essentially subsidizing subscriptions to Politico on the American taxpayers' dime will no longer be happening. Politico के अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स, एक प्रमुख वामपंथी मीडिया आउटलेट जिसने अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट्स के लिए बैटिंग की थी, जो खालिस्तानी आतंकवादियों, हिंदू विरोधी कट्टर इस्लामिस्टों और उमर खालिद जैसे हिंदू विरोधी हिंसा के आरोपियों की प्रशंसा कर चुका है। ऐसे मीडिया आउटलेट को यूएसएड से 2022 से प्रति वर्ष $3,50,000 से अधिक और वर्ष 2008 से लाखों डॉलर प्राप्त हुए हैं। विदेशी मीडिया आउटलेट्स के अलावा भारत में भी ऐसे अनेक मीडिया आउटलेट्स और वामपंथी पत्रकारों के नाम सामने आए हैं जिनके संस्थानों को यूएसएड से सीधी फंडिंग मिलती थी। यानी भारत के राष्ट्रवाद विरोधी गैंग से लेकर आतंकवादियों तक और वामपंथी पत्रकारों से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सबकी फंडिंग के तार यूएसएड से जुड़े हैं, जो भारत विरोधी गैंग यूएसएड के डॉलर से हिंदुओं के जनसंहार का सामान खरीद रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत को तोड़ने के लिए यूएसएड जो है वो फंड करता था भारत विरोधी जो लोग भारत के भीतर रह रहे थे, और इन्हें पॉलिटिकल संरक्षण कांग्रेस से मिल रहा था। और इसका जिक्र जो है निशिकांत दुबे ने कल पार्लियामेंट में किया, जिसके बाद से काफ़ी हंगामा रहा। लेकिन जो सवाल उठाए गए पार्लियामेंट के भीतर निशिकांत दुबे के द्वारा, उसका जवाब कांग्रेस ने अभी तक नहीं दिया है, आज भी नहीं दिया है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। विदु रावल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, और जो हमारे साथ हैं जस्टिस अनिल बिमल जी हैं हमारे साथ, और उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जो है डॉक्टर मुमताज़ रिजवी साहब। सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं विदु रावल जी से करना चाहूँगा। विदु जी, जिस तरीके की सूचनाएं, जिस तरीके का खुलासा अभी की लीक से हुआ है और दूसरे सोशल मीडिया से, आप तो खुल करके जो अमेरिका में जो है वो तो खुल करके बयानबाजी भी हो रही है और बंद कर दिया गया है, वो जो यूएसएड को जो है वो बंद कर दिया। क्या आपको लगता है इसके बंद हो जाने से जो चीज़ें चल रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी, या कोई दूसरा रास्ता भी निकलेगा? क्योंकि इनका इरादा अभी तक तो पूरा हुआ नहीं, जो इनका एजेंडा था वो तो खत्म हुआ नहीं है, पूरा नहीं हुआ है। तो ये एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से प्रयास तो करेंगे। और दूसरी बात, निशिकांत दुबे जी ने जो सवाल उठाए थे, क्या आपको लगता है विपक्ष जवाब दे पाएगा इसका? मुकेश जी, आपको नमस्ते, और आपके माध्यम से आपका चैनल देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक जी, बहुत अच्छे से आ रही है जी।
राहुल गांधी जी ने अपना नया कार्यालय जब खुला था उसमें उन्होंने बता दिया था कि उनकी अब लड़ाई भारतीय स्टेट के खिलाफ है, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ते हुए अब तक वो सिपाही रहे हैं। इस प्रकार से जो हम जानते हैं ओपन सोसाइटी फॉर फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस के ये प्यादे रहे हैं, लेकिन ये जब जॉर्ज सोरोस और ओपन सोसाइटी फॉर फाउंडेशन जो है वो टूट कर बिखरने लगा और यूएस एड जो कि उनके लिए सबसे बड़ी एड बनकर आया करती थी, उनको पैसे से फंड किया करती थी, ऐसी संस्थाओं ने जॉर्ज सोरोस पर के ऊपर को फंडिंग करना बंद कर दिया, तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। भाई वो या तो अपनी इस भारत विरोधी लड़ाई को छोड़ देता, और या तो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि जिस प्रकार से जब वो छोड़ने की बजाय उन्होंने दूसरा विकल्प पकड़ा जो कि है सीधा सीधा भारत से लड़ाई लड़ना। अब ये यूएस एड जो है ये किस प्रकार से कुकृत्य करती रही है, आपने बहुत अच्छे से पैकेज में दिखाया कि किस प्रकार से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने से लेकर भारत के अंदर अनरेस्ट पैदा करना, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन करना भारत की, किस प्रकार से टूल किट के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना और उस पर फर्जी आंदोलन खड़े करना ताकि भारत को किसी प्रकार से डिस्टेबलाइज किया जाए, कमजोर किया जाए और भारत जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। लेकिन मुकेश जी, हम बचपन में वो पढ़ा करते थे कविता कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। किस प्रकार से दुनिया भर के सिकंदर से लेकर बाबर औरंगजेब तक कितने आक्रामकताओं ने प्रयास कर लिया, अंग्रेजों ने कर लिया। उनमें एक कड़ी जो राहुल गांधी और उनके अंकल सैम और उनके आका जो हैं जॉर्ज सोरोस भी इसमें निकल आए। लेकिन कुछ बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और वो बात क्या है? हालांकि विदु जी देखिए, ये अल्लामा इकबाल की लाइन है जिसका कि हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये लाइन जो लिखी गई थी पूरी बार बार मैं इसका जिक्र करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बार बार आप कह रहे थे जी। उनके अंदर की दूसरी मानसिकता बाद में जो है अल्लामा इकबाल की अंदर जो है वो जो दूसरी मानसिकता है जो कि धीरे धीरे जो है ग्रस्त हो जाते हैं कई लोग। जब ये लिखा गया था तब शायद ये चीजें नहीं थी, अब जाकर के जो है बाद में ही आई थी जी। लेकिन उन्होंने जो लिखा था वो स्थितियों को देखते हुए लिखा था। वो स्थितियां यही थी कि कुछ बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और वो बात क्या है कि भारत जो है, भारत मूल स्वभाव से जो है हम रिलेंटलेस लोग हैं, हम रिजेंट करते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी लगातार जो है अपने धर्म और संस्कृति पर खड़े रहते हैं, और वही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसलिए जब धर्म और संस्कृति पर हमले होते हैं तो सीधा सीधा जो है इसको भारत पर हमले के तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, भारत पर हमले के तौर पर देखा जाना चाहिए। हमारे साथ जो इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ रिजवी साहब है, रिजवी साहब से मैं के पास जाना चाहूँगा। रिजवी साहब, हर वो शख्स, हर वो संस्था, हर वो संगठन जो देश में रह कर के देश के खिलाफ काम करता है उसका संबंध यूएस एड से अभी सामने आया है, विकीलीक्स ने कहा है जो, और हर वो आंदोलन जो भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत में अनरेस्ट पैदा करने के लिए हुए, उसमें कहीं ना कहीं यूएस एड का नाम आया है, और उन लोगों के साथ जिन नेताओं के नाम आए उनसे संबंध जो है कांग्रेस पार्टी के और जो वामपंथी मीडिया के कुछ लोग और कुछ वामपंथी नेताओं के भी नाम सामने आए। क्या आपको लगता है कि भारत को तोड़ने के लिए जो एक साजिश चल रही है, गजवाए हिंद का जो एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है, उसमें भारत के भीतर में कुछ पॉलिटिकल संगठन, कुछ जो है मीडिया संस्थान मिल करके काम कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम जो पैनलिस्ट हैं मुकेश जी, उनका भी शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब सबको, नमस्ते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा ये इशू उठाया और इस पे बहुत गहराई से बात होनी चाहिए। इस मौजू पे बहुत संजीदा मौजू है, लेकिन इसमें ईमानदारी थोड़ी सी बरतिए, थोड़ा से चीजों को बड़ा सॉफ्ट रखिए। देखिए, आतंकवाद चाहे वो हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा हो या दुनिया के किसी कोने में फैलाया जा रहा हो, उसकी मुखालफत पूरी शिद्दत से होनी चाहिए और सरजमीन हिंदुस्तान से होनी चाहिए, भारत की जमीन से होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है कभी भी आतंकवाद का साथी नहीं रहा है, हमेशा आतंकवाद का विरोध करता रहा है। अब जहां तक अमेरिका की बात है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अमेरिका खोखला हो चुका है, अमेरिका के पास पैसे बचे नहीं हैं। अब वहां पे नई पॉलिसी बन रही है कि हम किसी को कुछ भी नहीं देंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि
अमेरिका ही जो है वो आतंकवाद को फैलाता रहा। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में जहां पे उसको लगता है कि कैसे आपस में लोगों को लड़वाया जाए और उसके जरिए से असलहे बेचे जाए, मैंने एक नारा दिया है कि अमेरिका को जंग से प्यार है, अमेरिका को जंग और आतंकवाद से प्यार है, क्योंकि इनका कारोबार हथियार है। तो इसलिए मुझे लग रहा है साहब, देखिए अमेरिका क्या करता है, फ्रांस क्या करता है, रूस क्या करता है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारे खिलाफ अगर करता है तो हमारे देश में जो लोग उनका मतलब है, नहीं मैं बता रहा हूं ना, हमारे देश में जो लोग उनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या जो अपने आप को उनके लिए अपने देश के खिलाफ अपने आप को उपलब्ध करवाए हुए हैं, मेरी चिंता उनसे है ना। सुन लीजिए मुकेश जी, जब हम सरहद के बाहर निकल गए तो फिर हम सरहद के अंदर तक की बात नहीं कर सकते। ठीक है, जो आप जो बात कर रहे हो अभी, आपने खालिस्तानी की बात की, तो क्या इसके तार जो है सिर्फ भारत के हैं क्या, बाहर तक है? या जो आतंकवाद जिनका आप जिक्र कर रहे हो, उससे IS हो या अलकायदा हो या तमाम, आप बताइए ओसामा बिन लादेन ये किसने किया था, किसने पैदा किया था? ये चीन के खिलाफ, वो हमारे हमसे जो संबंधित बातें हैं मुझसे करेंगे ना, हमें तो अपने देश की चिंता है ना। जो हमारे देश में जो कुछ गद्दार बैठे हैं जो यहाँ गजवाए हिंद का एजेंडा फैलाना चाहते हैं, हमारी चिंता तो वो है ना। की बात करते हैं मुकेश जी, आप लोग भी भटक जाते हो। हम लोग भटक तो आप रहे हैं, भटक तो आप रहे हैं। मैं क्या भाई, जो बात हम जिस मुद्दे पे हमने चर्चा रखी है हम वहीं पे हैं, आप भटक तो आप रहे हो, आप अफगानिस्तान चले जा रहे हो। वासुदेव कुटुंबकम, एक मिनट, हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, धर्मा, ये भारत का हमारा नारा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, भारत में देखिए जिन लोगों को गलत फंडिंग की जा रही थी वो बिल्कुल गलत है और ये बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन आखिर उमर खालिद, फर्जिल इमाम, इन्हीं को क्यों फंड किया जा रहा था? CAA NRC के आंदोलन को ही क्यों फंड किया जा रहा था? और उसको यहाँ पर उस फंड का इस्तेमाल करने वाले लोग वही कौन है वो लोग जो यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, आप उधर बात कर नहीं रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भी इस्तेमाल, ठीक है, मैं विदु जी आऊंगा, जरा सा लक्ष्मीकांत जी भी जुड़ गए, मैं उनके पास भी इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी आपने जैसे किसानों को कह दिया या और उसमें कुछ चीजें जोड़ ली, मैं ये कह रहा हूं कि किसान का आंदोलन जेन्युइन था। किसान, अब कोई उसमें मदद कर दे, कोई उसका फायदा उठा ले, कोई फंड ले, वो अलग है, और इससे भारत नहीं टूट रहा था, माफ कीजिए। देखिए किसान आंदोलन, अब उसमें खालिस्तानी आ गई, ये अलग चीज है, उसमें कोई कमाने धमाने वाले लोग आ गए, वो अलग आ गए, मैं उनकी बात नहीं, लेकिन किसान आंदोलन, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, आप उसी एजेंडे पे बात कर रहे हैं जिस एजेंडे की हम बात कर रहे हैं। अब जो आया बिल्कुल उसी एजेंडे पे आ गए आप, लक्ष्मीकांत जी। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा रिजवी साहब, मैं आऊंगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। या हिंदुस्तान का कोई आंदोलन, क्योंकि देखिए हमारा दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपके हिसाब से तो CAA और NRC के आजादी देता है। शालीमार बाग वाला आंदोलन भी आपके हिसाब से सही था? शालीमार बाग में जो CAA के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो भी सही था आपके हिसाब से? शालीमार नहीं, शाहीन बाग। हाँ, शाहीन बाग में नहीं, देखिए मैं एक चीज कह रहा हूं, आंदोलन बुरा नहीं होता है। अगर आंदोलन को कोई हाईजैक करता है, ठीक है, तो वो गलत होता है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो शाहीन बाग का आंदोलन है, 50% तो इसमें भाजपा सरकार ही शामिल थी। आप बताइए, 50% मैं दावा कर रहा हूं। इसमें तो इसका कहीं खुलासा हुआ नहीं, इसका खुलासा तो आप ही के द्वारा हो रहा है यहाँ पे, इसका खुलासा तो और कहीं हुआ नहीं, आप ही कर रहे खुलासा जो इसमें बीजेपी का हाथ था, बीजेपी शामिल थी। ठीक है, देखिए इसी से पता चलता है कि ये इस एजेंडे के तार जो है, USAID के तार कहां कहां कैसे कैसे किन किन लोगों से जुड़े हैं, इससे पता चलता है आपकी बात से। लक्ष्मीकांत जी, ये जो खुलासा पूरा हुआ है, ये आपको भी पता है USAID के बारे में, इसमें कांग्रेस के तार जो है इसमें जुड़े हुए हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन से इनके तार जुड़े हुए हैं, सैम पित्रोदा से इसके तार जुड़े हुए हैं, और जो भारत के खिलाफ काम कर रहे थे लोग, उनके साथ इनके नाम सामने आए हैं विकीलीक्स के द्वारा। और निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट के भीतर जो है सवाल उठाए हैं, क्या उन सवालों का जवाब कांग्रेस देगी? भाई, अगर आप थोड़ा सा धैर्य से सुनेंगे तो मेरी बात जरा सुन लेना, क्योंकि आप भी थोड़ा सा एक दिक्कत करते हो, जहां बीजेपी का नाम आता है आप थोड़ा सा मतलब बैक मारना शुरू कर देते। दीप सिद्धू, अभी रिजवी एक बात कह रहा था मेरे, आपने कहा कि अंदर बाहर, आप देश से बाहर इसको लेकर के गए, हिंदुस्तान से बाहर गए, US का आपने नाम लिया जिसका नाम लेना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दीप सिद्धू कौन था जिसने किसान आंदोलन को तबाह करने के लिए, जो खालिस्तान के लिए काम कर रहा था,
वो सनी देओल का एक वो था जिसको कि एक लेटर हेड दिया हुआ था कि मेरी तरफ से यह काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आते हैं तो आप लोगों की जुबान सूख जाती है, मुंह खुलता नहीं। कांग्रेस का कोई नाम ले दे तो आप उसको इतना हाइपर कर देते हो कि पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कांग्रेस के बारे में आपका ये ख्याल है तो मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मतलब आज का मीडिया जा कह रहा है। आज के मीडिया की सोच क्या आज का मीडिया तो वही है जो मीडिया आपके सामने है। यही मीडिया अगर है तो फिर आप सवाल उठाएंगे तो जवाब भी तो लीजिए। अब आप सुनिए, जैसे ही भाजपा का नाम आता है आपके दिल दुखने नहीं, आपने मीडिया का नाम लिया तो मैंने जवाब दिया। अब आप सुनिए ना, आपने मैं सुन तो लीजिए ना, किस आदमी ने क्या नाम लिया, कैसे तार जोड़ दिया, कैसे। अब आपके साथ खड़ा होकर कोई फोटो खिंचवा ले, आपसे मेरी बातचीत हो रही है, मैं कोई क्राइम कर देता हूं, क्या आपके तार मेरे से जुड़ गए, या आप कोई क्राइम कर देते हो? इसके आधार पे आरोप नहीं लगाए गए हैं लक्ष्मीकांत जी, तो सीरियस हो जाइए। फोटो खिंचवाने के आधार पे आरोप नहीं लगाए गए। मुकेश जी धैर्य से सुनिए, आप 1 मिनट में कांग्रेस को देशद्रोही घोषित कर देते हो, थोड़ा सा संभल कर बोला कीजिए यार, आप तो बिल्कुल कमाल। मैंने देशद्रोही अभी आपको नहीं बोला है, किसी को नहीं बोला है, देशद्रोही किसी को नहीं बोला है। आप बीच में मसाला मत लगाइए, इसमें आप पॉइंट पे बात कीजिए ना, मसाला मत लगाइए ना। आपका मतलब भाव वही होता है भाई, आपका हमारी बातों का जो मतलब निकाले उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप मतलब निकालते रहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप आगे बढ़िए। मैंने कहा ना, क्योंकि अब अंदर में आपको लगता है ना जो काम ये देशद्रोह का ही है। तब आप उसको लेकर के आप क्यों जाए? मैंने कहा दीप सिद्धू कौन था? अभी किसान आंदोलन का जिक्र आया ना, दीप सिद्धू का प्रोजेक्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। कभी आपने जिक्र किया उस आदमी का? कभी जिक्र उस पर डिबेट किया आपने लेकर के? बहुत जब ये सामने आया था, सनी देओल का भी जो स्टेटमेंट सामने आ गया था, और जब ये दीप सिद्धू वाला मामला आया था हमने प्रोग्राम भी किया था, और आप उस प्रोग्राम में नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोग्राम हुआ नहीं। सुनिए मुकेश जी, हर चीज को नेगेटिव जोड़ करके देखना बड़ा गलत है। आप कांग्रेस जैसे संगठन पर अगर आरोप लगाते, ठीक है, राजनीति अलग मसला है, सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है। आज सरकार नहीं है, आज भाजपा की सरकार है, तो क्या कल को अगर भाजपा की सरकार ना रहे तो सारी भारतीय जनता पार्टी को गद्दार घोषित कर दिया जाएगा? तो राजनीति अलग चीज होती है, सरकारें अलग चीज होती है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, लेकिन उसको भाई साहब ये खुलासा सुदर्शन ने नहीं किया है, ना ही मुकेश कुमार ने किया है, ये खुलासा विकीलीक ने किया है, और इस पे सवाल निशिकांत दुबे जी ने संसद के भीतर उठाया है। भाई संसद के भीतर सवाल उठाया है, इसका मतलब कुछ तो ऑथेंटिसिटी होगी ना उसकी। आपने, मैं कह रहा हूँ ना, अब सुनिए ना, आपने किसी भी देश में आरोप लगा दिया और आपने उसको मान लिया, आप उसके। अरे भाई साहब, संसद के भीतर अगर कोई सवाल कोई सांसद उठाते हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी संस्था हो बाहर की जो दूसरे देशों का संबंध रखती हो, वो कह दे, तो आप वहां पे कहते हो भाई, तो पार्लियामेंट के भीतर आप लोगों ने भी आरोप लगाया था ना, लेकिन बाद में जाकर के माफी मांग ली ना। फिर क्या हुआ? भाई राफेल पे आपने उठाया था ना सवाल घूस लेने का, तो माफी क्यों मांग लिया आपने? अरे आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ कितने ईडी के, सीडी के, बीडी के मामले किए गए, क्या निकला उनका? अरे तो बेल पे है ना, अभी कोर्ट सुनवाई चल रही है ना, बेल पे है ना अभी। तो अभी बेल पे ही तो है, अभी ऐसा थोड़ी आप कह रहे हैं कि आरोप गलत थे, कि आप थोड़ी कहेंगे कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट तय करेगी, ठीक है, लेकिन इस मामले पे आइए, आप इस मामले में आइए, ठीक है। मैं हमारे साथ जस्टिस अनिल बिमल जी भी जुड़े हुए, जरा एक बार मैं उनसे थोड़ा लीगल जो पॉइंट है वो मैं उनसे एक बार जानना चाहता हूँ। जस्टिस अनिल बिमल जी, पूरी चर्चा आप सुन रहे थे और पूरा मामला भी आपकी जानकारी में है। जिस तरीके से यूएस एड का संबंध जो है भारत के कांग्रेस पार्टी, जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है भारत की, उनके साथ आ रहा है, सैम पित्रोदा के साथ आ रहा है, और भारत विरोधी जो भी लोग यहाँ पे हैं जो काम कर रहे थे, उन सब का संबंध इस एड से आ रहा है। क्या आपको लगता है इस पूरे, सबसे मैं चाहूँगा सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया हो कि आगे क्या हो सकता है लीगल वर्ष, क्या किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सैम पित्रोदा पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जो राजीव गांधी फाउंडेशन के जो डायरेक्टर्स हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या होना चाहिए आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है अनिल बिमल जी, आप अनम्यूट करें, एक बार अनम्यूट करें, अपने मोबाइल को अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही मेरे। विदु जी, तब तक जो आप बोलना चाह रहे थे आप बोलिए, फिर हम जस्टिस अनिल बिमल जी के पास जाएंगे। जी।
डॉक्टर रिजवी ने बहुत अच्छे से कई चीजें बोली, लेकिन मैं हर बार जो है ढूंढता हूं कि कहीं अलतकिया तो नहीं हो रहा आपके हमारे साथ कोई। ये लगातार अमेरिका के खिलाफ बोलना, और अमेरिका के खिलाफ कब से बोलने लगे? जब से यूं लगा कि अमेरिका इजराइल का साथी है। लेकिन अमेरिका इजराइल फिलिस्तीन एक अलग मामला है। इन्होंने दुनिया भर के नीचे की बात बना दी और आतंकवाद के खिलाफ खूब अच्छे से बोले। बहुत बोलना चाहिए हर भारतीय को, क्योंकि भारत से ज्यादा पीड़ित आतंकवाद से कोई मुल्क नहीं, कोई देश नहीं रहा। तो इसलिए जब आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहे हो और एक के बाद एक चीजें बता रहे हो, तो बता दीजिए हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है या नहीं है? जो छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को खेलते हुए बीच पर से उठाकर ले जाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? ये मैं पूछ रहा था छोटा सा। विदु जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बार जस्टिस अनिल बिमल जी का ऑडियो सही हो गया है। बिमल जी अगर आप कुछ बोलना चाहें, आप आवाज आ रही है आपको? मुकेश जी, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये यूएस एड इंडिया में फर्स्ट टाइम कब शुरू हुई। सन 1951 में फूड इमरजेंसी हुई इंडिया में जी, और उस वक्त यूएस एड इस एजेंसीज ने हमारे को इंडिया में मिली और तब कांग्रेस की ही सरकार थी। इसके बाद ये यूएस एड को रिकॉग्निशन दी यूएस गवर्नमेंट ने 1961 में। इसको एग्जीक्यूटिव ने उनकी जो बॉडी थी उसको आइडेंटिटी दे दी और उसके बाद इसका फैलाव होता गया। इनका पर्पस तो सिर्फ एजुकेशन को, हेल्थ को और भी जितनी भी रिफॉर्म्स हैं इंडिया में उसको यूएस देना था, एड करना था। बिल्कुल। अब इस वक्त 100 कंट्रीज थ्रू उससे यूएस एड ले रही हैं थ्रू वर्ल्ड में। अब जो भी यूएस एड जाती है और कंट्रीज में और इंक्लूडिंग इंडिया, वो हर जगह ही मिस यूटिलाइज हो रही है। हर जगह टॉपल, गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए यूज हो रही है या किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज हो रही है। इसीलिए मिस्टर ट्रंप ने आते ही ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको 90 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इवन ट्रंप साहब ने ये भी कहा कि जो 10,000 वर्कर इसमें काम कर रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पे भेज दिया जाए। मगर वो ऑर्डर, जो लीव वाला ऑर्डर था, वो उसकी गवर्नमेंट ने, जुडिशरी वालों ने वो स्टे कर दिया है। बिल्कुल। अभी मेरा ये पर्सनल व्यू है कि अगर ये यूएस एड हिंदुस्तान में आई है और ये हमें शक है कि ये कहीं भी किसी भी एजेंसी में मिसयूज हुई है, जैसे कि अब ये जो भी एक्टिविटी हुई थी अग्निवीर के खिलाफ और नेशनल लाइट ने उन्होंने किया, तो इसको पूरी तरह प्रूव करना चाहिए, पूरी तरह इंक्वायरी करनी चाहिए और इस पे कोई ना कुछ फाइंडिंग आनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे कोई ना कोई मतलब बॉडी बिठानी चाहिए कि यूएस एड कौन कौन सी एनजीओ ले रही थी और किस पर्पस के लिए यूज कर रही थी। बिल्कुल ये जांच में बिल्कुल, मतलब ये भी कहना चाहिए जो विकीलीक्स ने जो खुलासा किया है, क्या वो सही है? क्या वो सही है उसके आधार पर आप कह रहे हैं? जी, फिक्की को हुआ है इंडिया में, जो फिक्की ऑर्गेनाइजेशन थी वो यूएस एड से जी ठीक है, डॉलर से खरीदे गए हिंदुओं के जनसंहार के सामान। इनफैक्ट बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही थी, वहाँ पर पैसे जो है यूएस एड के जरिए ही गए थे। इस पर भी हम करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं अभी भी जुड़े हुए हैं, वापस उनके पास चलते हैं। और जस्टिस बिमल जी, यदि आप अपनी बात पूरी करना चाहते हैं तो आप करें, उसके बाद मैं वापस जो है विदु जी के पास जाऊँगा। जी, मैं तो अपनी बात को समाप्त इसी लाइन से करना चाहता हूँ, अपना पर्सनल व्यू देके। जी, अगर यूएस एड अब स्टार्ट भी करना चाहिए, कर दे योर गवर्नमेंट, तो इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया को मांगने की आदत तो छोड़नी ही पड़ेगी कभी ना कभी। तो कब तक एड लेते रहेंगे दूसरी कंट्री से? आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो यूएस एड लेते क्यों आप? वाई? दरअसल ये सरकार तो एड लेती नहीं है ना सर, ये तो प्राइवेट एजेंसियां हैं, जो एनजीओज हैं वो उनको जाता है और वो सरकार के खिलाफ फंड करती है। पैसा सरकार तो लेती नहीं है किसी प्रोजेक्ट पे। सरकार इसको बैन कर सकती है कोई। हाँ, तो इसीलिए इसमें ये चीज तो नहीं करेंगे सर लेती क्यों है। ये तो बहुत सारे अभी भी है, जो एफआरसीए तो बहुत सारे कैंसिल किए गए थे जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो उसके बाद इस तरीके के फंड पे तो अंकुश लगाए गए थे और रोके गए थे इस तरीके के फंड्स को। हिंदुस्तान में जितने भी वायलेंट इंसिडेंट्स होते हैं सबको फंडिंग करते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी यूक्रेन है और यूक्रेन को एड बंद कर दी गई है। इट्स गुड कि यूएस एड बंद कर दी गई है थ्रू आउट वर्ल्ड। यूक्रेन को बंद कर दिया और उन्होंने प्रेशराइज किया है पुतिन को कि आप वार समाप्त करिए। इसीलिए ट्रंप का ये एक्शन जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड के अंदर पीस चाहता है। एक तरफ एड बंद कर दी और दूसरी तरफ
पुतिन पे प्रेशर कर रहा है कि आप अपनी वार बंद करिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो भाई यूएस एड तो बंद कर दिया है, तो क्या इससे भारत के खिलाफ जो आतंकवादी की गतिविधियां चल रही थी भारत के भीतर, जो देशद्रोही लोग यहाँ, क्या उनको फंड मिलना बंद है? उनके तो और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं विदु जी। क्या लगता है कि यूएस एड के बंद हो जाने से सब चीज बंद हो जाएगा? एक चैनल तो बंद है, नाम ये मिसलीडिंग है, प्रत्यक्ष रूप से मिसयूटिलाइज हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी वायलेंट आंदोलन हो रहे हैं, सब एडिड है। बगैर फंड के कोई भी वायलेंट इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। फंडिंग होती है इनकी, तो सरकारों के पास प्रूफ है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं बंद करती है? खैर अब तो बंद ही हो गया है, तो बंद अब ये देखना है कि दूसरे कौन से सोर्सेस हैं जिससे इन्हें फंड किया जा रहा है, उसे किस तरीके से रोका जाए। विदु जी देखिए, एक तो नाम ये मिसलीडिंग है। ये नाम जब यूएस एड कहते हैं तो शायद यूं ध्यान लगता है, जस्टिस साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये कोई यूएस मदद है, ये नहीं है। यूएस एड एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट करके एक उन्होंने अपना प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसमें अमेरिका जो है दशकों से भारत जैसे बहुत सारे डेवलपिंग स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए पैसा खर्च करता है। फोर्ड फाउंडेशन उसकी एक आर्म है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसी चीजों को फंड करता है। लेकिन जब आप ये नाम में नाम इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं और देखते हैं यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो ये आपको मेरे जैसे एक स्वाभिमानी भारतीय को याद करवाता है वो जो अमेरिका का और यूरोप का और पश्चिमी देशों का एक बड़ी पुरानी मानसिकता रही है। उसको हम पढ़ते थे अंडर द कैटेगरी व्हाइट मैन्स बर्डन। एक गोरे आदमी की जिम्मेदारी है। हम लोगों को, लक्ष्मीकांत जी को, रिजवी साहब को, जस्टिस साहब को, मुकेश जी को, हम लोगों को सिविल करना जिम्मेदारी किसकी? गोरे लोगों की है। व्हाइट मैन्स बर्डन, ये हम किताबों में पढ़ा करते थे। ये इसी के तहत हम लोगों को सुधारने के लिए अंग्रेज आए थे, ऐसा वो कहते हैं। हम लोगों को जो लोग जब हिंदुस्तान के अंदर ट्रंप के हिसाब से हम लोग सुधर चुके हैं, तभी एड बंद किया है। जब विश्व बंधुत्व की बात हम करने लगे थे, जब हमारे यहाँ पुराण और वेद निकलकर हमारी दुनिया को आलोकित कर रहे थे, ये उस समय है जब ये लोग कच्चा मांस खाया करते थे। ये लोग हमें आकर सिखाने लगते हैं। लेकिन दिक्कत यहां नहीं है मुकेश जी, दिक्कत है भारत के विपक्ष के साथ और मुख्यतः कांग्रेस पार्टी, जिनके प्रवक्ता ने बहुत सारा समय ले लिया इस बात को कहने में। असल में मामला गोरी चमड़ी का है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी गोरी चमड़ी, उससे पहले की गोरी चमड़ियां। ये जो दलाली है, ये दलाली, बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। लक्ष्मीकांत जी आऊंगा आपके पास, बारी बारी से आएंगे। एक दीप सिद्धू के नाम पर आपने इतना बोर किया हमें, अभी दीप सिद्धू पर भी आऊंगा मैं। लक्ष्मीकांत जी मैं आ रहा हूँ, पूरा बीच में मत बोलिए ना। देखिए बीच में बोलिएगा, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, फिर बात आगे नहीं जाएगी। मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा। प्लीज लक्ष्मीकांत जी मैं आऊंगा आपके पास, आपका जब टर्म होगा तभी आप बोलेंगे। विदु जी छोड़ दो ना गोरी चमड़ी की। अच्छा, गोरी चमड़ी से इनका प्यार देखिए कितना जबरदस्त है, एकदम कितनी तकलीफ हुई एकदम उछलकर मुझे। देखिए ये मामला दलाली का भी है। इसमें कोई भी जो दलाली देगा, मुकेश जी मैं उम्मीद करो मेरी आवाज जा रही है। बिल्कुल। देखिए जो भी दलाली देगा ये खानदान उसकी दलाली लेंगे। ये मामला नेहरू से शुरू हुआ था, जीप घोटाला, जो 5000 जीपों से की दलाली से शुरू हुआ था। उसके बाद हमने देखा चीन का युद्ध, उसको लेकर भी बहुत सारी JKF कन्फेशंस करके जो चीजें आ रही हैं, वो बहुत सारी आ रही हैं। मैं उसमें बहुत समय नहीं लगाता। लेकिन इंदिरा गांधी तक आते आते मेट्रोकी आर्काइव्स जो है, मेट्रोकिन आर्काइव्स पढ़ते हैं, KGB के एजेंट की खुद की आत्महत्या। यार यूं थोड़ी चलता है लक्ष्मीकांत जी प्लीज। देखिए समय की कमी है, वैसे एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी किसी को। देखिए लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको, बीच में मत बोलिए प्लीज। लक्ष्मीकांत जी प्लीज। अभी दीप सिद्धू का बताऊंगा ना, दीप सिद्धू किसका फादर है। चलिए ठीक है विदु जी प्लीज, हमारे पास समय, देखिए हमारे पास केवल 1.5 मिनट का समय है, प्लीज। देखिए तो इंदिरा गांधी का रूस की खुफिया एजेंसी KGB से और अमेरिका की एजेंसी CIA से पैसे लेने के डॉक्यूमेंटेशन, विकीलीक्स जो ये खुलासे कर रहा है उसमें मौजूद है। राजीव गांधी की बफोर्स की दलाली सबको पता है। हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो हैं, जिनके खिलाफ जो एक के बाद एक क्वैशिंग का केस लगा रहे हैं 2014 से कि हमारी जांच को बंद करो, लेकिन वो क्वैशिंग के केस क्यों खारिज हो रहे हैं? ये कह रहे हैं क्योंकि बेल पर है, कुछ निकला नहीं।
अरे भाई, वो कोर्ट में केस बंद करवाने के लिए निचले कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कितनी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को किनको नहीं पता। यह दीप सिद्धू का बार बार नाम ले रहे थे, 5 मिनट खराब कर दिया डिबेट के दीप सिद्धू में। दीप सिद्धू जिस दिन बैरिकेड्स पर खड़ा होकर भाजपा और भारत के खिलाफ बक रहा था, उस दिन तो इनका हीरो था, लेकिन जैसे ही बात आई कि जो है तिरंगे का अपमान लाल किले पर हुआ, उस दिन से ये भाजपा का एजेंट बताने लग गए। कोई बात नहीं, उसको पुलिस ने पकड़ा। फिर कांग्रेस और इस आंदोलन के, इस फर्जी आंदोलन के लोगों ने 70 वकील खड़ा करके उसकी बेल क्यों मांगी थी भाई? कांग्रेस के खुद के वकील दीप सिद्धू की बेल मांग रहे थे, आज ही उसको भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। इतना समय नष्ट करते, कहीं से पढ़ लिया होगा डिबेट में आते हुए दीप सिद्धू का नाम। लेकिन बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी स्टूज है, भारत विरोधी ताकतों की प्यादी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक खानदान दलाल है, भूखा है। भारत को बेचकर भी, भारत को नोचकर भी अगर उनको 2 पैसे बनते हो तो करेगा। हमने देखा किस प्रकार भारत की इंटरनेशनल स्टेजेस पर जो है हमारी इमेज को टार्निश किया गया। चाहे बात पेगासस को लेकर हो, कुछ नहीं निकला। हिंदुस्तान की संसद को स्टॉल किया गया पेगासस के नाम पर। चाहे बात रफाल की हो, सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर राहुल गांधी माफी मांग कर आए हैं कि मेरे से झूठ बोला गया चौकीदार वाला मामला कहकर रफाल के लेकर। इसी प्रकार से कोविड के दौरान, हाइट ऑफ कोविड जो है, भारतीय वैक्सीन के प्रति जो है हतोत्साहित करना, विदेशी वैक्सीन। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। विदुर जी, एक बार लक्ष्मी जी से जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी से जवाब ले लेते हैं। जी लक्ष्मीकांत जी बोलिए। मुकेश भाई, एक तो थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई भी आपका प्रवक्ता बैठे, किसी का बैठे, कम से कम बोलने की तमीज और तहजीब होना बड़ा लाजमी। ऐसे बदतमीज लोगों तो भाई, तो ये कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है, ये कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है सर। हम पूरा ख्याल रखते हैं। आऊंगा मोहम्मद रिजवी साहब, आऊंगा आपके पास। अब आप इंग्लिश में बोल दें तो ये सही लगेगा आपको? नहीं, इनके मन में मैल है ना, ये तो सच से पाँव तक मेरे मन में गुस्सा है। आप जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब देना है, तो जवाब दे, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम। किस चीज का जवाब चाहिए आपको, बताओ। जो इन्होंने सवाल पूछे उसका जवाब नहीं देना है, ठीक है। चलिए रिजवी साहब, ठीक है सर, समय की कमी है। रिजवी साहब कुछ बोलना चाह रहे, फिर वापस आएंगे। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये वही ट्रम्प हैं इनकी बड़ी आओ भगत हो रही थी, जिनके लिए यहाँ पे कुछ लोग जो है वो हवन कर रहे थे उनकी जीत के लिए, और किस तरह से हमारे लोगों को वहां से अब आप फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। रिजवी साहब, जिस मुद्दे पे इस पे कितनी बार बात हो गई, 5 दिन पुरानी बात है, आप उसको लेकर के आप इसको छुपाना, कवर अप कर रहे हैं आप। नहीं वही बात है ना, ये कवर फायरिंग मत कीजिए ना अब भाई। वो कहिए हिंदुओं के जनसंहार के लिए वो पैसे दे रहा था बांग्लादेश में, यहाँ पे लश्कर तैयबा को पैसा दे रहा था, यहाँ पर अयूब राना जो है वो उसके पैसे लेकर के भारत विरोधी एजेंडा चला रहा था। सर्जिल इमाम को वो पैसे मिल रहे थे, वहां से वो भारत के खिलाफ एजेंडा लिख रहा था। भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को पैसे मिल रहे थे यूएसएड से, वो एजेंडा चला रहा था। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए हम यहाँ यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने हमारे अपने घुसपैठियों को इस तरीके से भेजा। क्या जिम्मेदारी? गवर्नमेंट पता लगाए, अरे गवर्नमेंट पता लगाए तो उस पर आप भी तो चिंता जाहिर कीजिए ना। आप कवर अप क्यों करते हैं उसको? आप कवर फायरिंग क्यों करने लगते हैं? बहुत सारे अच्छे मूवमेंट भी चलाए गए। अच्छा नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा सारे लोग खराब हैं, सारा काम खराब हो रहा है ऐसा नहीं। हाँ, अच्छे काम के साथ साथ उसके पीछे जो है वो खराब काम उसका जो होता है उसको पकड़ना जरूरी है। सरकार उसको पकड़े और देखे। समझदारी की बात करते करते जब आप सच बोल देते हैं तो पता चलता है कि शायद कहीं उस गैंग से आप भी तो नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन नरसंहार करने नहीं, आंदोलन अगर आप कह रहे हैं तो आप बताइए, जो बाबरी मस्जिद का आंदोलन उसके खिलाफ चला था, ये इसके पीछे कौन था? इसके पीछे भी था वो जो पैसा आया था अयोध्या में राम मंदिर बनने का जो फैसला आया था ना, उसके खिलाफ भी आंदोलन चलाने वालों को पैसे मिले थे। ये भी विकीलीक्स ने कहा है, आपने अच्छा याद दिलाया। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो बहुत सारे एपिसोड होंगे क्योंकि अब ये तो दस्तावेज है, ये 2000 से ज्यादा पेज का दस्तावेज है। इस पे तो और भी कहानियां होगी, इस पे और भी किस्से होंगे, और भी बहस होगी। हमारे पास समय की अभी कमी है, इसलिए आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए मुमताज रिजवी जी आपका, अनिल बिमल जी आपका, और लक्ष्मीकांत जी आपका, विदुर रावल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और मैं इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। लेकिन जो बात विकीलीक्स ने कही है यूएसएड को लेकर के, वो इतनी सी नहीं है जितना आज बताया गया। ये एक पूरा दस्तावेज है, इसकी पूरी एक कहानी है जो किस्तों में हम आपको लगातार बताएंगे, और जब भी इसके बारे में कोई नया खुलासा होगा हम उसको लेकर के आपके साथ आएंगे और अपने मेहमानों के साथ चर्चा करके उसका रफू करेंगे, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। और अभी 8 बजे जो आज हम आपको दिखा रहे हैं